पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि केंशो जो था उसको सुप्रीम दांतियान ने बताया था कि अगर उसको अपना कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू करना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है तो जैसा सुप्रीम दांतियान कहता है उसको वो बातें माननी पड़ेगी। तो केंशो सुप्रीम दांतियान की बात मानते हुए अपना कल्टीवेशन करने लग गया था, जिस वजह से वो एक के बाद एक करते हुए कुछ ही देर के अंदर 4 लेवल ब्रेक थ्रू कर जाता है और इससे उसकी पावर बहुत बढ़िया तरीके से इंक्रीज हो चुकी थी, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि मजा ही आ गया, मैं तो ऐसे तरह से जल्दी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लेकिन वहीं पर डोंग नाम का एक बंदा भी था जो कि केंशो के पीछे पड़ा हुआ था और वो उसको मारना चाह रहा होता है। उसने यहाँ पर अपने एक खास सिपाही को भी भेज दिया था ताकि वो यहाँ पर किंशु की जान ले सके, लेकिन किंशु उल्टा उसकी ही वाट लगा देता है, जिस वजह से डोंग पगला गया था कि अब मैं यहाँ पर किंशु को कैसे मारूंगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किंशु जो था जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था तब उसके सामने से मोटू आता हुआ दिखाई देता है। मोटू उससे कहता है कि गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो किंशु से सवाल करता है कि अबे मोटू पगला गया क्या गड़बड़ हुई है ढंग से वो तो बता। जिस पर मोटू कहता है कि अरे वो प्रिंस है ना, प्रिंस यहाँ पर आ गया बड़े गुस्से में, वो सारी चीजें तोड़फोड़ कर रहा है और उसको एंजल चाहिए, वो एंजल को लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है क्योंकि स्टैचू के बदले उसने आपको एंजल दिया था। तो जब वो स्टैचू ही टूट गया तो अब यहाँ पर वो एंजल को वापस लेना चाहता है, वो बड़ा गुस्से में है और आपसे हिसाब किताब भी लेगा। तो ये सुनकर यहाँ पर किंशु कहने लग जाता है कि अच्छा तो वो यहाँ पर एंजल को लेने के लिए आया है, तो तुम इसके लिए परेशान क्यों हो? ये तो अच्छी बात है ना, एंजल ने तो वैसे भी हमारे नाक में दम करके रखा हुआ है और कितना परेशान करके रखी है हमें, तो मैं तो जा रहा हूँ उसका शुक्रिया करने के लिए। अगर वो यहाँ पर एंजल को सही में ले जाता है तो तुम उसकी फिक्र मत लो, मैं जाता हूँ देखता हूँ कि वहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन हाँ, मुझे तुमसे एक सवाल करना है, क्या तुम्हें पता है कि मून सेरेमनी कहाँ पर होती है और आखिर ये मून सेरेमनी है क्या? क्योंकि सुप्रीम दांतियान ने उसको कहा था कि उसका अगला टास्क रहेगा कि उसको मून सेरेमनी के अंदर जाना है। तो मोटू कहने लग जाता है कि मुझे मून सेरेमनी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन फैंगशान सेरेमनी के बारे में जरूर पता है। ये एंशिएंट ड्रैगन किंगडम वाले जो है ना, वो बहुत सारी डायनेस्टी जो है उन सभी के मेन लोगों को बुलाकर एक पार्टी रखते हैं और उसी को कहा जाता है फैंगशान सेरेमनी। तो शायद तुम इसी के बारे में पूछ रहे हो क्योंकि मुझे इसी के बारे में पता है, मून सेरेमनी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तो किंशु कहने लग जाता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब अंदर जाके देखा जाए कि अंदर मामला चल क्या रहा है। मोटू हैरान रह चुका था कि किंशु तो सीधा जा रहा है प्रिंस के पास, अब प्रिंस तो और ज्यादा भड़क जाएगा, उसके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहेगा। पर जैसे ये लोग कमरे के अंदर आए थे वहां पर तो अंदर का सामान उठ कर बाहर फेंकाने लग जाता है, साथ ही साथ प्रिंस के जितने भी साथी वगैरह थे वो सभी भी उठकर बाहर फेंका चुके थे, जिनकी हालत बड़ी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। किंशु को समझ नहीं आता कि असल में यहाँ पर हुआ क्या, मामला यहाँ पर तो बिगड़ा हुआ लगता है। तब उसको सामने नजर आता है कि वहां पर वो प्रिंस मौजूद था जो बहुत ज्यादा भड़का हुआ था उसी एंजल के ऊपर। वो उससे कहने लग जाता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तूने मेरे साथियों को मारा, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मेरी गुलाम होकर मेरे ही साथियों के ऊपर हाथ उठाती है, तू आखिर गद्दारी कैसे कर सकती है मेरे साथ, तुझे मेरे साथ चलना होगा। लेकिन एंजल को यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो उससे कहने लग जाती है कि गुलाम किसको बोला बे, अभी तेरा थोपड़ा तोड़ती हूँ। वो सीधा एक ही लात घसीट कर मारती है उस प्रिंस को कि प्रिंस सीधा जाकर गोल हो जाता है, एकदम दूर जाकर फेंका चुका था वो। किंशु ये चीज देखकर हैरान रह जाता है कि बाप रे ये एंजल तो बड़ी खतरनाक है, जब ये इतनी ज्यादा खतरनाक थी तो आखिर इस प्रिंस ने पकड़ा कैसे था इस एंजल को? इसी के बाद से ना एंजल काफी टाइम से बड़ा हैरान कर देने वाली ये चीज है। तो मोटू भी कहना चाहता है कि हाँ मैं भी यही सवाल का जवाब जानना चाह रहा था कि आखिर इसको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, जो पकड़ने जाता है वो तो उसकी हवा ही निकाल देती है, तो उसको पकड़ना कितना मुश्किल रहा होगा। किंशु जो था वो यहाँ पर प्रिंस को उठाता है और उसको संभालने की कोशिश करता है कि क्या तुम ठीक हो। प्रिंस अभी यहाँ पर किंशु को पहचानता नहीं क्योंकि सिर्फ उसको नाम पता था कि किंशु ने उसको स्टैचू बेचा जो टूट गया, लेकिन उसने किंशु की कभी शक्ल नहीं देखी थी, इस वजह से वो किंशु को नहीं पहचानता और उसे कहना चाहता है कि ठीक है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे उठाने में हेल्प की, मैं ठीक हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ पर इस एंजल को ठीक नहीं रखने वाला। वो अपनी तुरंत पावर को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद एंजल से लड़ने के लिए वो जा चुका था। वो उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला हूँ, तुम मरोगी, तुम जैसे डीमन का मुकाबला करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो तो जैसे ही यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार ही था कि तभी बीच में किंशु आ जाता है और प्रिंस से कहने लग जाते हैं कि अरे अरे प्रिंस आप बैठिए ना, आप तो इतने बड़े महान प्रिंस हैं, आपको ऐसे छोटे मोटे डीमन वगैरह से मुकाबला नहीं करना चाहिए, वैसे भी ये एंजल किसी काम की नहीं है, आप चाहे तो मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। ये सुनकर प्रिंस कहना चाहते हैं कि हाँ हाँ ब्रदर तुम सही कह रहे हो, मुझे ऐसे बचकाने से फाइट नहीं करना चाहिए, मैं तो यहाँ पर किसी और मकसद से आया हुआ था कि आखिर वो किंशु बंदा जिसका नाम है वो है कहाँ पर, चाइना माल बेचता है वो, मुझे जैसे लेके गया मैं उसकी स्टैचू वगैरह तो मेरे महल के अंदर जाते ही टूट गई और उस वजह से मेरे महल की 2 दासी थी उसको बड़ी चोट लगी है, कहाँ मिलेगा वो चाइना माल बेचने वाला, मैं उसको बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। तो ब्रदर तुम्हें पता है कि आखिर यहाँ पर किंशु नाम का बंदा कौन है, कहाँ मिलेगा वो मुझे? तो किंशु यहाँ पर कहने लग जाता है कि ब्रदर मैं एक बात कहूँ तुमसे, जिस किंशु को तुम ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हारे सामने ही खड़ा है, मैं हूँ किंशु। जो देखो तो प्रिंस की हालत खराब हो जाती है, वो उससे कहना चाहते कि तू है किंशु, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तब से यहाँ पर मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश क्यों कर रहा था, इसका मतलब तू यहाँ पर मेरा सामने अच्छा बन के दिखा रहा था ताकि मौका मिलने के बाद तू मुझ पर अटैक
अटैक कर सके। सच कह रहा हूं ना मैं, यही था ना तेरा प्लान। तू यहाँ पर प्लान बनाकर मुझे मारना चाहता है। तूने मेरी फील्डिंग सेट करके रखी है, इसलिए मैं तेरी फील्डिंग सेट करूंगा। मैं यहाँ पर तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो अपनी स्वॉर्ड लिए पीछे पीछे बढ़ते हुए किंशु की तरफ ही बढ़ रहा था, लेकिन बेचारा इस चीज पे ध्यान नहीं दे पाता कि वो बढ़ते हुए सीधा एंजल के पास आ चुका है और वो एक ही घसीट कर फ्राई पैन उठाती है और ऐसा मुंह पर मारती है बेचारे प्रिंस के प्रिंस की तो हालत खराब हो चुकी थी। उसको दिन में तारे नजर आ जाते हैं। बेचारा धक्का खा के इतना अटैक जोर का वो जमीन पे गिर चुका था। एंजल किंशु से कहना चाहती कि वाह किंशु, तुमने दिमाग तो बड़ा बढ़िया लगा है। इसको बहलाते हुए मेरे सामने भेज दिया और मैंने इसको एक ही अटैक करके ढेर कर दिया। बेचारा प्रिंस जो था वो बेहोश हो चुका था। कई घंटों के बाद उसको यहाँ पर हल्का हल्का होश आता है। तो यहाँ पर किंशु से कहना चाहते कि अरे अरे प्रिंस, उठ गए, जरा उठ जाइए, मैं आपके लिए चाय बना कर रखा हूँ, गरम गरम चाय है, इसको पी लो तो आपके नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। वो प्रिंस उससे कहना चाहता है कि किंशु, तूने यहाँ पर मुझे फील्डिंग सेट करके हराया ना, तू मुझे सामने से नहीं हरा सकता। अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो सीधा सीधा आकर डुअल लड़ लेना, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, तुम मुझसे मुकाबला कर 1 by 1 हो जाए। क्या कहता है, आजा, लड़ेगा क्या मुझसे? यहीं पर मैं तेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो किंशु कहना चाहते कि नहीं नहीं प्रिंस, लड़ाई का हर टाइम इस्तेमाल नहीं किया जाता। हर चीज लड़ाई से सॉल्व नहीं होती है। कभी दिमाग भी लगाया जाए तो चीजें सॉल्व हो नहीं आसान हो जाती है। तो आइए ना बात करते हैं बैठ के। तो प्रिंस कहना चाहता है कि बात करेगा, मैं तेरे से बात नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर तुझे काट कर रख दूंगा, तू बचेगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो पीछे से यहाँ पर एंजल एक और फ्राई पैन देकर मारती है कि वापस से प्रिंस के होश ठिकाने आ जाते हैं। वो कहता है कि ठीक है भाई, मैं तेरे से बात करने के लिए तैयार हूँ, बता कि यहाँ पर तुम मुझसे क्या बात करना चाहता है। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे तो मेरे पैसे वापस चाहिए, और वो भी 3 गुना, क्योंकि तूने जो स्टैचू दिया था ना उससे बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। मेरी इज्जत का कबाड़ा हो गया। लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं चाइना माल खरीदता हूँ किसी सस्ते डीलर से, इसलिए सारी चीज की भरपाई मैं करने वाला हूँ। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता तू मुझे किस तरह से पैसे देगा, क्योंकि अगर 3 गुना पैसे देने के लिए तू तैयार है तो मैं यहाँ पर रिटर्न चला जाऊंगा। तो किंशु कहने लग जाता है कि आपने जरा मेरे रूल को पढ़ा नहीं होगा। मेरे पास ना 3 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी और 7 दिन की एक्सचेंज पॉलिसी थी, लेकिन आपने तो ज्यादा टाइम लगा दिया, 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको पैसे वापस नहीं कर सकता, ना ही एक्सचेंज कर सकता हूँ। पर हाँ, आप यहाँ पर इतने बड़े हैं, इतने महान हैं, इतने कमाल के प्रिंस है ना, तो मेरे पास इसका दूसरा कोई सोल्यूशन जरूर है। मैं उस सोल्यूशन के जरिए आपका जो पैसा है ना वो आपको लौटा दूंगा, तो आप उसका इंतजार करना। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। उम्मीद है कि आप मेरे सवालों का जवाब देंगे। अगर मेरे सवालों का सही सही जवाब देते हैं तो मैं यहाँ पर आपको वो सोल्यूशन भी बताऊंगा कि किस तरह से मैं आपको पैसे देने वाला हूँ। तो प्रिंस कहना चाहता है कि ठीक है, तुम मुझे बस यहाँ पर पैसा दे देना, और जो भी तुम सवाल पूछना चाहो ना मुझे उसका जवाब पता होगा तो मैं तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। तो किंशु कहना चाहता है कि ठीक है, मैं तुमसे सवाल करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ ना कि आखिर ये जो मून सेरेमनी है ना वो कहाँ होती है, कहाँ पर हो रही है ये मून सेरेमनी, क्योंकि तुम एक प्रिंस हो तो तुम्हें इन सब चीजों के बारे में जानकारी बहुत अच्छे से पता होगी। तो मैं तुमसे सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंस कहना लग जाता है कि मून सेरेमनी तो ऐसा नहीं है। पहले हाँ मून सेरेमनी हुआ करती थी, पर अब फैंगशान सेरेमनी होती है। बहुत सारे अलग अलग डायनेस्टी के बंदे आते हैं, उन सभी को आपस में इकट्ठा किया जाता है और उनसे फैंगशान सेरेमनी बनाई जाती है। तुम जिसको मून सेरेमनी कह रहे हो ना, पहले मून सेरेमनी कहा जाता था, लेकिन अब उसका नाम बदल दिया गया है फैंगशान सेरेमनी के अंदर। मुझे इतना ही पता है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं बता सकता मैं। उम्मीद है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुम समझ गए होगे। लेकिन एक बात है, यहाँ पर जो भी है ना सिर्फ रिस्पेक्टेड बंदे जा सकते हैं उस सेरेमनी के अंदर, कोई भी ऐरा गैरा अंदर नहीं जा सकता। मेरे जैसे रिस्पेक्टेड बंदे ही अंदर जा पाएंगे, हम लोगों को ही परमिशन मिलती है, बाकी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है अंदर। तो ये सुनकर किंशु सोचने लग जाता है कि अच्छा, तो तभी यहाँ पर मुझे नहीं पता चल रहा था कि आखिर मून सेरेमनी है कहाँ पर, क्योंकि मून सेरेमनी तो है ही नहीं, उसका नाम बदल दिया गया। अब इतनी से सेरेमनी ढूंढने के लिए मुझे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पर अब फाइनली मुझे यहाँ पर ये मिल गया है ना। अब मैं जाकर देखता हूँ कि वहाँ पर मुझे किस तरह का काम करना है जिसकी मदद से मेरा ब्रेक थ्रू होगा। इसलिए किंशु जो था वो मून सेरेमनी में जाने के लिए निकल चुका था और उसको किसी भी हालत में उसके अंदर जाकर ही रहना है। लेकिन वो जो प्रिंस था वो सोचने लग जाता है कि आखिर ये मून सेरेमनी के अंदर जाकर क्या करेगा। वैसे भी इसको एंट्री नहीं मिलने वाली, और अगर एंट्री मिल भी जाती है तो वहां पर ऐसा थोड़ी ना कोई हलवा बट रहा है जो उसको लेने के लिए जाएगा। लेकिन हाँ, उसको याद आता है कि अरे किंशु तो जा रहा है, उसने मुझे सोल्यूशन बताया नहीं कि वो किस तरह से मुझे पैसे देने वाला है। इस वजह से वो किंशु को रोकते हुए कहता है कि ओए ओए किंशु, रुक जा, मुझे पहले सोल्यूशन तो बता कि तू मुझे कैसे पैसे देगा। मैं पैसों के लिए यहाँ पर आया था कि तुझसे सारे पैसे ले सकूं वापस, तो मुझे पैसे चाहिए, तो ऐसे मुझे पैसे दिए बगैर नहीं जा सकते। तो ये सुनकर किंशु कहना चाहता है कि अच्छा हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया था कि मुझे तुम्हें पैसे भी देने। हाँ, मेरे पास है ना तरीका कि किस तरह से मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना थंडर अटैक रेडी करता है और एक भयंकर अटैक देकर मार देता है उसी प्रिंस के ऊपर। जैसे ये अटैक लगा था प्रिंस की हालत खराब हो जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लग गया था। वो चिल्लाते चिल्लाते कह रहा था कि ये क्या है, ये तुमने क्या किया, तुम मेरी जान लेना चाहते हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे मार क्यों रहे हो। तो किंशु कहने लग जाता है
कि यार मेरा तरीका तो यही है, मैं इसी तरह से किसी का भी हिसाब किताब पूरा करता हूँ। यही सोल्यूशन था मेरे पास तुम्हें देने के लिए, क्योंकि मैंने जो स्टैचू बेचा था ना वो बहुत कमाल का था, बिल्कुल भी चाइना माल नहीं था, वो एकदम टॉप क्वालिटी के मटेरियल से मैंने उसको बनाया था। लेकिन तुमने हर जगह पर धिंदुरा पीट दिया कि मैं यहाँ पर चाइना माल बेचता हूँ। अब यहाँ पर मेरा सामान कौन खरीदेगा? मैं आगे किसी को स्टैचू भी नहीं बेच सकता। तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस का इतना नुकसान हुआ है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 गुना पैसे दूंगा? अब 3 गुना मारूंगा मैं तुझे, जितना मैंने मारने का सोचा था तुझे उससे अब 3 गुना ज्यादा मारने वाला हूँ। इसलिए प्रिंसेस बाय बाय, अब तू बचेगा नहीं, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो उसके बाद और भी कई सारे अटैक प्रिंस के ऊपर करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक अटैक करते हुए वो यहाँ पर उसकी हालत खराब कर चुका था। प्रिंस कह रहा था कि नहीं छोड़ दे मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तू मुझे पैसा मत देना, मैं ही तुझे पैसे देने के लिए तैयार हूं, बस तू मेरी जान बख्श दे और इस मैटर को शांत कर दे। लेकिन किंशु यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। उसने मन बना लिया था कि अब वो यहाँ पर इस प्रिंस को छोड़ेगा नहीं। बड़ी बेइज्जती कर ली उस प्रिंस ने उसकी। अब यहाँ पर प्रिंस की बारी खत्म है। तो यहाँ पर एक के बाद एक अटैक करते हुए वो प्रिंस की हालत खराब कर चुका था। बेचारा प्रिंस अधमरा हो गया होता है, उसके अंदर जान ही नहीं बची थी कि वो यहाँ पर अब कुछ कर सके। पर जैसे ही किंशु यहाँ पर मार मार कर उसकी जान का ले लेता कि मोटू जो होता है वो किंशु से कहने लग जाता है कि किंशु नहीं रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यहाँ पर प्रिंस ये मर गया ना तो बहुत बड़ा मैटर क्रिएट हो जाएगा। इसके डायनेस्टी वाले लोग हमें आकर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे वैसे भी लगे पड़े हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। हम यहाँ पर एक और मुसीबत अपने गले नहीं ले सकते। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हमने इतना तो इसकी हालत खराब कर दी है, अब इसको छोड़ देना ही बेहतर होगा। तो किंशु कहता है कि ऐसे कैसे छोड़ दो, इसको बांध के रखना और इसको काल कोठरी के अंदर बंद कर दे। अगर इसके महल वाले लोग कहते हैं ना कि उन्हें प्रिंस वापस जाइए, तो उनसे फिरौती की रकम मांगना और बहुत सारी मांगना। जब तक कि वो मेरे डिमांड को पूरा नहीं करते तब तक मैं उसको छोड़ने नहीं वाला। अब मेरा बिजनेस का नुकसान हुआ है, उसकी रेपुटेशन गई है, तो इतने पैसे कमाऊंगा कि जिंदगी भर बैठ के खाऊंगा। मैं धंधा ही नहीं करने वाला आगे से। बेचारे प्रिंस की एकदम हालत खराब हो चुकी थी। एंजल जो होती है वो ये देखकर काफी ज्यादा खुश थी कि अरे वाह क्या दिमाग लगाया किंशु ने। उसने तो पूरी तरह से बेचारे प्रिंस को अधमरा कर दिया। उसे तो बहुत मजा आ रहा था ये चीज को देखकर, लेकिन बेचारे प्रिंस को कुछ भी मजा नहीं आ रहा था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब थी और वो बस उसके अंदर जान बची थी, लेकिन हालत तो उसकी पूरी खराब हो ही चुकी थी। इतना कहने के बाद किंशु जो होता है वो तो वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद मोटू आकर देख रहा था प्रिंस को कि प्रिंस तुम ठीक तो हो ना, या फिर तुम मर गए, जिंदा ही रहना तुम वरना मुसीबत हो जाएगी। दूसरी तरफ हम यहाँ पर डोंग को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि ओल्ड मैन ने आकर उसको बता दिया था कि किंशु तो यहाँ पर मरा नहीं, उल्टा उसने प्रिंस को ही ऐसा मारा कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बड़ी बेरहमी से उसने प्रिंस की हालत खराब कर दी है। यहाँ पर डोंग को यकीन ही नहीं होता कि यार मेरा सारा प्लान फेल कैसे हो गया। अभी मैंने सिपाही को भेजा था उस किंशु को मारने के लिए, वो तो किंशु को मार ही नहीं पाया। उल्टा अब मैंने यहाँ पर सोचा कि प्रिंस उसको मार देगा। प्रिंस की तो ऐसी हालत हो गई कि अब वो अधमरा हो चुका है। ओल्ड मैन उससे कहता है कि डोंग प्रिंस अधमरा ही नहीं हुआ, उल्टा यहाँ पर किंशु ने तो अलग ही दिमाग लगाया। उसने उसको पकड़ लिया है और अब वो प्रिंस के महल वालों से ही फिरौती की रकम मांग रहा है उस प्रिंस को छोड़ने के लिए। तो मैंने पहले भी सोचा था कि ये किंशु ना इतनी मामूली चीज नहीं है, हम उसको इतनी आसानी से नहीं मार सकते। अगर किंशु का कुछ करना है, उसको रास्ते से हटाना है ना, तो हमें बहुत बढ़िया वाला प्लान बनाना पड़ेगा। जब तक हमारे पास ठीक प्लान नहीं होता है ना, तब तक हम किंशु को हाथ भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये सुनकर यहाँ पर डोंग कहना चाहता है कि ठीक है, अगर ये किंशु इतना ही ज्यादा खुद को होशियार समझता है ना, तो मैं भी देखता हूँ कि उसकी होशियारी कहाँ तक चलती है। आज तक कि मैं कभी हारा नहीं हूँ, ना ही इस किंशु के मामले में हारूंगा। मैं किंशु की जान लेकर ही रहूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। किंशु बेटा, जितना तो खुश होना है ना उतना खुश हो ले, क्योंकि तेरी उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। तू मरेगा वो भी मैं ही मारूंगा। ये डोंग तो यहाँ पर अपना अलग ही प्लान बनाने में लग गया था ताकि अब वो किसी भी हालत में किंशु को मार सके। लेकिन उसका प्लान क्या होगा ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता, और क्या वो अपने प्लान में कामयाब होते हुए किंशु की वाट लगा देगा, ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।